मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 3rd लेसन करने जा रहे हैं। 3rd लेसन हमारी बदलती पृथ्वी, उसका हम 8th लेक्चर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो 3rd लेक्चर है हमारी बदलती पृथ्वी, इसको हम रीड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसमें जैसे हमने अंतर्जात बल, बहिर्जात बल ये सब किए हैं। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। लेसन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हमने किए हैं। आज हम क्या करेंगे, अभ्यास के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न फर्स्ट, पहला प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है क्या, प्लेटें क्यों घूमती हैं। हमने किया था कि जो धरातल है इसका निचला भाग किससे बना हुआ है, इस तरह से प्लेटें जुड़ के बनी हुई हैं। तो पूछ रखा है ये प्लेटें घूमती क्यों हैं, क्यों घूमती हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण है वो प्लेटें हैं घूमती हैं। कि पृथ्वी का नीचा भाग है, इसमें पिघली हुई चट्टानें हैं। पिघली हुई चट्टानों को क्या बोलते हैं, मैग्मा। और मैग्मा है, वो मैग्मा गति करता है, मैग्मा घूमता है, तो उसी के साथ जो प्लेटें हैं वो भी घूमती हैं। तो किसकी वजह से घूमती हैं, पिघले हुए मैग्मा के कारण। फिर ख भाग है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या होते हैं। जैसे हम कर चुके हैं इसको पहले भी। बहिर्जनिक बल वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, कि धरातल के ऊपर पैदा होते हैं, वे बहिर्जनिक बल कहलाते हैं। अंतर्जनिक वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होते हैं, अंतर्जनिक बल कहलाते हैं। जैसा ये धरातल है, इसके ऊपरी भाग में जो बल पैदा होते हैं वो बहिर्जनिक है, और इसके निचले भाग में जो बल पैदा होंगे वो अंतर्जनिक है। अपर्दन क्या है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वायु, जल तथा हिम द्वारा होने वाली हानि को अपर्दन कहते हैं। अगर धरातल के ऊपर की चट्टानें वायु द्वारा, जल द्वारा या बर्फ द्वारा टूट जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। नेक्स्ट है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण है वो कैसे होता है, कि बाढ़ का मैदान या बाढ़कृत मैदान है वो कैसे बनता है। अब बाढ़ का मैदान किसके द्वारा बनने वाली सलाह करती है, नदी द्वारा। नदी में आई बाढ़ के कारण तटीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी, महीन कौन सी होती है, बिल्कुल जो बारीक मिट्टी है वो, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण क्या होता है, जमाव। कि जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी के तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो नदी के साथ लगते हैं। जैसे ये नदी है, इसके आसपास के जो ये क्षेत्र हैं वो तटीय भाग होंगे। तो नदी में जब बाढ़ आती है, तटीय क्षेत्रों में महीन जो मिट्टी है और अन्य पदार्थ है वो निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमाव, वो जमा हो जाते हैं। इसी निक्षेपण से समतल बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। समतल बाढ़कृत मैदान या बाढ़ के मैदान, जो निक्षेपण, जो जमा हुआ मिट्टी का, उसी से किसका निर्माण हुआ, बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ। कि नदी में बाढ़ आई है, उसके कारण तटीय क्षेत्रों में, ये नदी है, इसमें बाढ़ आने के कारण जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो इसके साथ लगते हैं, उनमें जो बाढ़ आने की वजह से इसकी जो रेत मिट्टी है, महीन बिल्कुल बारीक, और कुछ जो है वो रेत, वो जल आसपास के इलाकों में फैल जाएगा इधर, और रेत मिट्टी का भी जमा हो जाएगा और जल भी फैल जाएगा। तो जिससे जो मैदान बनेंगे उस मिट्टी से, उन्हें हम क्या कहेंगे, बाढ़ के मैदान। कि बाढ़ के कारण अगर आसपास के इलाकों में रेत मिट्टी जमा हो जाती है तो उसे हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, बालू टिब्बा क्या है। बालू, जैसे बालू जो रेत है वो, और उससे बने वाले टिब्बे, ये हमने देखे भी हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में। जैसे क्या है ये, रेगिस्तानी इलाकों में। अब टिब्बे कहाँ पे मिलेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ रेत अधिक होती है। रेगिस्तानी इलाकों में हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को उड़ा ले जाती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें हवा की स्पीड क्या होती है, तेज होती है। तो हवा क्या करेगी, रेत को उड़ा ले जाएगी अपने साथ, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक उड़ा ले जाएगी। जब इसके मार्ग में रुकावट आती है, अब ये कहाँ तक उड़ा के ले जाएगी, जब तक कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ जाएगी। तो जब रुकावट आती है तो वहां रेत को एक टीले के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसे बालू के टिब्बे कहते हैं। जैसे ये है, इधर से जैसे हवा बह रही है स्पीड से रेगिस्तानी क्षेत्रों में, और इसके साथ क्या है, बालू मिट्टी है। जब तक कोई रास्ते में रुकावट नहीं आएगी तब तक ये बहती चली जाएगी,
जाती चली जाएगी। अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट, कोई पेड़ भी हो सकता है रुकावट, कोई और ऊंचा जो उठा हुआ भूभाग है वो भी हो सकता है। तो जहां भी रास्ते में रुकावट आएगी, किसी पेड़ से टकरा के, किसी ऊंचे भूभाग से टकरा के, वहीं रेत मिट्टी को डालना शुरू कर देगी, रेत को इकट्ठा करना शुरू कर देगी। और जहां पे भी रेत इकट्ठा हो जाएगा तो समय के साथ साथ वहां किसका निर्माण हो जाता है? बालू के टिब्बों का। नेक्स्ट है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर अवसाद जमा हो जाते हैं। इन अवसादों से निर्मित स्थलाकृतियां स्थल रूप, एक ही बात है, को समुद्री पुलिन कहते हैं। जो समुद्री तरंगे हैं, जैसे ये है समुद्र, इसमें लहरें उठती रहती हैं, तरंगे उठ रही हैं, और ये तरंगे क्या करती हैं? जब किनारों की साइड जाती हैं तो अपने साथ जो रेत मिट्टी है उनको किनारों पर जमा कर देती हैं। तो समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर अवसाद जमा हो जाता है। इस जमा अवसाद को हम क्या कहेंगे? समुद्री पुलिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील क्या है? जब नदी मोड़दार मार्ग से होकर बहती है तो इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं, और इन विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण होना शुरू हो जाता है, जिससे ये विसर्प एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और समय के साथ एक दूसरे से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। देखिए क्या है, एक तो नदी बिल्कुल सीधी बहती है और एक नदी इस तरह से बल खाती हुई बहती है। तो ये है इस तरह, जब नदी इस तरह से बहती है मोड़दार मार्ग में, मोड़ खाती हुई बहती है, जब ये मोड़ खाती हुई बहती है तो जो ये वाला जो ये मोड़ है, इसमें जो ये बैंड है, ये वाला जो ये मोड़ है, ये क्या है? विसर्प है। मोड़ खाती हुई बहती है तो विसर्पों में बहती है, ये विसर्प कहलाते हैं। और जो ये विसर्प हैं, इनमें अपर्दन और निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ से मिट्टी कटी, यहाँ जमा होगी, यहाँ से कटी, यहाँ जमा होगी, तो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया इनमें शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि बार बार अपर्दन और निक्षेपण की वजह से जो ये मोड़ हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये इस तरह से ये मोड़ अलग अलग हो जाते हैं। और कैसी आकृति हो जाती है? ऐसी आकृति हो जाती है, अलग मोड़ हो जाते हैं। और जब इनमें जल भर जाता है बारिश आदि की वजह से, तो एक अलग झील बन जाती है। और इस तरह जो ये झील बनती है, इसको क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, कि हमें ऑप्शन टाइप है, इनमें ऑप्शन चुनना है सही। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो इनमें समुद्री तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? सैल यानी कि चट्टानें नहीं है, किनारा भी है, समुद्रों में गुफा भी बनती है तरंगों से, तो सैल इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन सैल। नेक्स्ट है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद का मतलब, हिमनद की निक्षेपण का मतलब जमाव, कि बर्फ, हिमनद इनकी बर्फ की नदी जब जमाव करती है तो क्या बनता है? बाढ़ का मैदान नहीं बनता। बाढ़ का मैदान किससे बनता है? नदी से। पुलिन किससे बनता है? समुद्री तरंगों से। तो क्या आएगा? हिमोड। हिम प्लस ओड, इसका अर्थ भी है जैसे हिम प्लस ओड। ओड यानी कि अवसाद और हिम यानी कि बर्फ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिमोड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक का मतलब अचानक, जब गति करती हैं तो अचानक क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। गलन और बाढ़ मैदान तो अचानक नहीं होते, आकस्मिक घटनाएं नहीं है, तो ज्वालामुखी क्या है? आकस्मिक घटना है। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाएंगी? नदी घाटी में नहीं, हिमनद में नहीं, कहाँ में मिलेंगी? रेगिस्तान में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। छत्रक यानी कि छतरी नुमा। चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ? हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान किसमें मिलेगी? नदी घाटी में। जैसे हमने अभी किया था कि नदी मोड़ खाती हुई बहती है तो ये विसर्प अलग हो जाते हैं, इनमें जल भर जाता है तो क्या बनती है? चाप झील। तो कहाँ पे मिलेगी? नदी घाटी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इनमें हमें सही मिलान करना है इनका। हिमनद किसके साथ होगा? हिमनद क्या है? बर्फ की नदी। विसर्प क्या है? विसर्प नदियां, नदियां बनाती हैं विसर्प। विसर्प किससे बनते? विसर्प जैसे अभी हमने पढ़ा था, मोड़ किसमें होते हैं? नदियों में। पुलीन क्या है? पुलीन समुद्री तट को हम क्या कहते हैं? जब अवसाद जमा हो जाता है तो पुलीन। बालू टिब्बा कहाँ पे है? रेगिस्तान में। जलप्रपात कठोर संस्तर शैल में। और भूकंप
पृथ्वी का कंपन। अब इधर से फिर से देखिए इनको, जैसे हिमनद का किसके साथ होगा मिलान? बर्फ की नदियों के साथ। विसर्प नदियां, हिमनद का अर्थ क्या है? बर्फ की नदियां। विसर्प नदियां। पुलिन का मिलान किसके साथ होगा? समुद्री तट, बालू टिब्बा, रेगिस्तान। जलप्रपात किसका साथ होगा? कठोर संस्तर शैल। और भूकंप का किसके साथ होगा? पृथ्वी का कंपन। नेक्स्ट है कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं कि कुछ शैल छतरी के जैसे होते हैं, क्या कारण है? आंसर है कि मरुस्थलों में पवन पृथ्वी की सतह के साथ तेजी से चलती है। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो हवा है वो तेज गति से बहती है और वह चट्टान के नीचे के भागों को ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक काटती है। जैसे ये मरुस्थलीय क्षेत्र हैं तो इनमें पवन तेज गति से बहती है। जैसे ये चट्टान है, ये वाली ये चट्टान है, जैसे तो तेज गति से बहेगी तो नीचे वाले जो धरातल के पास की चट्टानें हैं उनका अपर्दन अधिक होगा और जो धरातल के ऊपर चट्टानें हैं उनका अपर्दन कम होगा थोड़ी सी। बिल्कुल जो धरातल के साथ लगती हैं वो चट्टानें अधिक कटती हैं तेज गति से। तो जो नीचे वाली चट्टान है वो तो बार बार हवा से कटने से कैसे हो जाती हैं? संकरी, इस तरह से पतली हो जाती हैं और ऊपर वाली जो चट्टान है वो चौड़ी रहती हैं। देखिए कि वह चट्टान के नीचे भागों में ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक काटती हैं, निचले भागों को अधिक काटती हैं और ऊपरी भागों को कम काटती हैं। इसलिए ऐसे शैलों के आधार पतले, इनके नीचे से तो वो पतली हो जाती हैं और शीर्ष चौड़े, ऊपर से वो चौड़ी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें छत्रक शैल कहते हैं। इन शैलों की आकृति देखने से कैसे लगती है? छतरी जैसी दिखाई देती हैं कि पवन की वजह से नीचे से तो कट जाती हैं, पतली हो जाती हैं और ऊपर से चौड़ी रहती हैं और देखने से इनकी आकृति छतरी जैसी दिखाई देती है। तो ये छत्रक के आकार के होते हैं। नेक्स्ट है समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों? कारण बताना है कि जो समुद्री गुफा है वो स्टैक में बदल जाती है, क्या कारण है इसका? समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं कि समुद्री, हिमानी, नदी दोनों सारे क्या काम करते हैं? अपर्दन और निक्षेपण का काम करते हैं। तो समुद्री तरंगें भी अपर्दन और जब निक्षेप करती हैं, अपर्दन यानी कि कटाव, निक्षेप यानी कि जब जमाव करती हैं तो स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, लगातार चट्टानों से टकराती हैं और समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर केवल छत बचती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। और लगातार अपर्दन से जब छत भी टूट जाती है तो ये केवल दीवारें बचती हैं और इन दीवार जैसी आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टैक। कि जो समुद्री गुफा थी वो किस में बदल जाती है? स्टैक में। जैसे देखिए ये है समुद्र, इसमें लगातार तरंगे क्या करती हैं? शैलों से टकराती रहती हैं। ये किनारे जो हैं किससे हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। अब लगातार जब जल आएगा वो किससे टकराएगा? किनारों से टकराएगा, शैलों से टकराएगा। अब बार बार शैलों से टकराएगा तो शैलों में दरारें पड़ जाएंगी। समय के साथ साथ वो दरारें क्या हो जाएंगी? चौड़ी हो जाएंगी और जल क्या कर देगा? नीचे नीचे चट्टानों में घुसना शुरू कर देगा। समुद्र से जल कहाँ घुसना शुरू कर देगा? चट्टानों में घुसना शुरू कर देगा, नीचे नीचे रास्ता बना लेगा। अब जल ने नीचे नीचे रास्ता बना लिया तो उसे हम क्या कहेंगे? समुद्री गुफा कहेंगे। यानी कि ऊपर तो चट्टानें खड़ी हैं इस तरह से और नीचे नीचे जल ने क्या बना लिया? रास्ता बना लिया है। अब जल ने रास्ता बना लिया वो तो क्या है? समुद्री गुफा है। और ऊपर से चट्टानें इस तरह से छत की तरह खड़ी हुई हैं तो वो क्या है? इसी जो छत जो है ऊपर की जो चट्टानें हैं उनको हम क्या कहेंगे? तटीय मेहराब। जो शैल ऊपर खड़ी है वो तो तटीय मेहराब है और जल नीचे नीचे जा रहा है वो क्या है? समुद्री गुफा है। अब लगातार जब जल घुसता रहेगा, लगातार जब अपर्दन होता रहेगा तो तटीय मेहराब जो छत है वो भी टूट के नीचे गिर जाएगी। जो एक छत थी वो भी टूट के नीचे गिर जाएगी और सिर्फ क्या बच जाएंगी? दो दीवारें बच जाएंगी। जो दीवार जैसी आकृति है जो खंबे से हैं सिर्फ वो बच जाएंगे और उन आकृतियों को हम क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट है बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं कि जो बाढ़ से बने हुए मैदान है वो उपजाऊ होते हैं। कारण कि बाढ़ के कारण नदी के तटवर्ती भागों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। तो बाढ़ आती है तो उसकी वजह से नदी के आसपास के भागों में बारीक मिट्टी और दूसरे पदार्थ वो जमा हो जाते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवसाद।
और अवसादों से जो बनी हुई मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए बाढ़ग्रस्त मैदान भी क्या होंगे, उपजाऊ होंगे। नेक्स्ट है भूकंप के कारण इमारतें गिरती हैं। कारण, हाँ भूकंप के कारण इमारतें गिरती हैं क्योंकि भूकंप के कारण भूकंपीय तरंगें केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। जैसे जहां पे पैदा हुई है, यहाँ पैदा हुई हैं, तो इससे किधर जाएंगी, बाहर की ओर फैलेंगी। और इन तरंगों के कंपन से इमारतें कांपने लग जाती हैं। जब धरातल की ओर आती हैं वो केंद्र से धरातल की ओर, तो धरातल पे कंपन होता है और कंपन होगा तो इमारतें भी कांपने लगती हैं और गिरने लग जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने किया अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, हमारी बदलती पृथ्वी थर्ड लेसन का अभ्यास। उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। वैसे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेसन के साथ साथ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और हैं। कौन सा, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा और वह कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ है, कौन सा है, विश्व का, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का एक शहर है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला शहर में है और कौन सा है, एंजल। नेक्स्ट है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है। जब कनाडा और यूएसए की सीमा है तो कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। फिर मुहाना किसे कहते हैं, वह सागर, झील या खाड़ी, कोई भी सागर, झील या खाड़ी जिसमें नदी अपने जल को गिराती है उसे क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमने लेसन थर्ड का अभ्यास किया और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए। ये सब आपको फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं, आपको याद भी करने हैं ये और लिखने भी हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, जैसे हमने लेसन डिस्कस किया उस समय अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन कर चुके हो तो उसको आप दोबारा राइट नहीं करोगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये सारे राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।